आज के मेरे गेस्ट हैं फाइनेंस एक्सपर्ट और बहुत ही बेहतरीन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर संजय कथुरिया जी। हाय संजय, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट समझे क्या। थैंक यू समृति। तो अब हम पार्ट 2 ऑफ समझे क्या करने वाले हैं, राइट। तो आज हम जानना चाहते हैं कि 2025 में एक बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे प्लान करे, और अगर कर भी रहा है तो अब क्या उसको करना चाहिए कि उसकी जो वेल्थ क्रिएशन है वो फास्ट ट्रैक हो जाए। डन। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि 2024 में तो हम सबकी लगा दी 2024 में मार्केट्स का जो हाल था और सबके जो पोर्टफोलियो है लाल में ही है। तो 2025 में ऐसा क्या होगा कि थोड़ा सा वो रिकवरी हुए। देखो 2025 आपने सही कहा, सितंबर तक सब सही चल रहा था। हाँ। पर सितंबर के बाद मार्केट थोड़ी उल्टा भाग गई और करीबन 8 से 10% का करेक्शन दिया मार्केट्स ने। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी का भी कोई फेवरेट ब्रांड होता है, और जब किसी का कोई फेवरेट ब्रांड होता है और वहाँ पे सेल लगती है तो लोग लाइन लगा के बाहर खड़े हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लूट ले। पर ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जब वो सेल ऑफर करती है ना तो सब भाग जाते हैं। तो ये वो टाइम है जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप खरीद पाओगे ज़्यादा। और हर जो ड्रॉप होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो आपके पास एक कैपिटल राशन होना चाहिए जिसको आप ड्रॉप्स पे यूज़ कर सको। मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की थी कुछ ETFs के साथ और मेरे को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स बने। मतलब 2-2 महीने में, 3-3 महीने में, नॉर्मल केस में भी मैंने 8-8, 9-9% रिटर्न बनाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ईजी स्ट्रैटेजी होती है कि जैसे कपड़े हम सेल में खरीदते हैं उसी तरह हमको जो ETFs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या जो भी आपको कोई फेवरेट स्टॉक है आपको जिस पे कन्विक्शन है, आपको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उसको आप जब भी ड्रॉप हो तो ज़रूर खरीद सकते हैं। तो आप तो अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं, बट बहुत से लोग इसको एक ट्रैप भी कहते हैं कि वाई, ये ऐसा क्यों दो थॉट्स हैं कि जब मार्केट गिरती है तो वो एक ट्रैप भी हो सकता है। देखिए मैं आपको एक इसमें बात बताता हूँ कि जो आम व्यक्ति सोचता है और जो हमारे जैसे लोग सोचते हैं जो मार्केट्स में बहुत टाइम से है या पेशेंट इन्वेस्टर हैं, वो हमेशा अलग ही होगा, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स भी अलग हैं, हमारे आउटकम्स भी अलग हैं। तो जो व्यक्ति ये सोचता है इट्स अ ट्रैप, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, वो और वेट करेगा और मार्केट किसी भी दिन घूम के वापस चली जाएगी और बाय बाय बोल के चली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर नो वन टू टाइम द मार्केट। तो आप अपने लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर 5% गिरी मार्केट तो हम इतना एक्स अमाउंट डाल देंगे, 10% गिरी इतना डाल देंगे, 15% गिरी इतना डाल देंगे, 20% इतना गिरी। देखिए मैंने बहुत रेयरली कभी देखा है कि मार्केट्स 25-30% से ज्यादा करेक्ट होती हो। तो आपको अगर हर बार थोड़ा ज्यादा, जैसे अगर 5% गिरी तो आपने 10,000 डाल दिया, 10% गिरी आपने 20,000 डाल दिया, 15% गिरी आपने 25,000 डाल दिया। ऐसे करते करते अगर आप एक कैपिटल रखें अपने पास, जब मार्केट थोड़ी गिरे एक्स्ट्रा डाल दो, एक्स्ट्रा। सिंपल निफ्टी 50 खरीद लो, कोई चक्कर नहीं है। या फिर आप जैसे मैंने कहा कि ETF खरीद लो, म्यूचुअल फंड खरीद लो, स्टॉक खरीद लो, कोई भी स्टॉक पसंद आ रहा हो वो खरीद लो। पर अगर आप किसी चीज पे कन्विक्ट, देखो भारत कहीं खत्म तो हो रहा नहीं। अगर हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया तो वैसे ही आपके मेरे पैसे कोई काम के नहीं है, इट्स यूजलेस मनी। तो जब तक इंडिया रहेगा, जब तक बिजनेसेस रहेंगे, जब तक इकोनॉमी रहेगी, जब तक 140 करोड़ लोग रहेंगे, जब तक उनका पेट पालना है, जब तक सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, तो मार्केट ने ऊपर जाना ही है। हाँ, शॉर्ट टर्म्स में ये ब्लिप्स आते रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं। तो ये रादर अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। एक्साइटमेंट होनी चाहिए लोगों में कि मैं ये टाइम पे खरीदूंगा क्योंकि मेरे फेवरेट ब्रांड पे सेल लगी हुई है। तो 2025 में अगर कोई लेट्स से शुरुआत कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की, तो कैसे प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए प्लानिंग ओरिजिनली वैसे ही होनी चाहिए जैसे होती है कि आपने अपना गोल सेट किया, ड्यूरेशन सेट किया, अमाउंट सेट किया, और उसके अराउंड आपने अपने म्यूचुअल फंड्स को या ETFs को या स्टॉक्स को, जो अगर आपको लगता है कि आप स्टॉक पिकिंग में अच्छे हैं, तो आपने उसके अराउंड अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी। अगर आपके पास लमसम अमाउंट्स हैं तो कुछ लमसम अमाउंट्स आपने डाल दिए राशन कर करके। और अगर आपके पास SIP है तो SIP तो बहुत बढ़िया है, हर महीने आपकी तनख्वाह आ रही है, इनकम आ रही है, और उसके अगेंस्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करते जा रहे हैं। तो ये तो एक स्टैंडर्ड रूटीन है ही है। अपनी इन्वेस्टमेंट जैसे कर रहे हो करते रहो, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, 2-5% क्रैश करे, थोड़ा कैपिटल डाल दो, 10% क्रैश करे और कैपिटल डाल दो, बिकॉज मार्केट ने वापस आना ही आना है, चाहे वो 6 महीने में आए, 12 महीने में, 18 महीने में। आप ये रूल है, जब कोविड क्रैश आया मार्केट इमीडिएटली रिकूप्ड विद इन 4 मंथ्स, वापस बढ़िया लेवल पे आ गई थी। तो अगर नीचे वाले लेवल पे किसी ने 10 लाख रुपए डाल दिए होते तो उसके तो 4 महीने में 20 लाख हो जाते। अब आप पूछोगे डबल कैसे करे, डबल कैसे करे, और मैं बता रहा हूं डबल कैसे करे, तो भी लोग पैसा नहीं डालेंगे। तो बोले अरे नहीं, और गिर गई तो और गिर गई तो ठीक है, थोड़ा रिस्क तो बनता ही है। अब FD रिटर्न से ज्यादा कमाना चाहते हो तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो अगर किसी को 5,000 से शुरू करना है तो उसको कैसे अपना पोर्टफोलियो अभी डिजाइन करना चाहिए अगर वो 2025 में स्टार्ट कर रहा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट 2025 में थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप से बचा जाए, थोड़ा बचा जाए इनिशियल पार्ट में, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मार्केट्स गिरती है ना तो इनका गिरना ज्यादा होता है। ये तेजी से बढ़ते भी हैं और तेजी से गिरते भी हैं।
तो मिड कैप स्मॉल कैप को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं, निफ्टी पे रहें, लार्ज कैप्स पे रहें, और हाइब्रिड कर सके तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप को थोड़ा उस पर रादर उसमें जब करेक्शन आए 8-10% की अगर कोई मौका मिले तब एंट्री कर लें। तो शुरू में हम कोशिश करेंगे लार्ज कैप में ज्यादा। तो bet would be big boys and stable boys. यस, राइट नाउ यस, बिकॉज मैं एज आई सेड आई एम वेरी वेरी ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। जैन टू मार्च का जो क्वार्टर है हमारा ये वाला, इससे मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, और क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे यूएस के, और एफआईआईज, देखिए एफआईआईज पे बहुत कुछ निर्भर करता है। दो इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत पैसा आ चुका है, तो बट फिर भी जब एक बार वो निकलते हैं ना दुकान बंद करके, तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में 2025 में क्या चेंजेस करने के सोच देखिए रहे हैं? मैं मेरी एक देखिए मेरे क्या होता है कि मेरा जो गोल्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो आई एम 40 नाउ, मैं तो 50 का सोच के चलता हूँ। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट थोड़ा 5-10% गिर गई नहीं गिरी। हाँ, मैं ETF स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, जैसे ETF स्ट्रैटेजी में जैसे ही कुछ डिप आता है तो मैं फटाक से इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे तो सेल लगी है, तो मैं तो सेल में खरीदता हूँ भाई माल। तो मैं तो कपड़े और स्टॉक दोनों सेल में खरीदता हूँ। तो 50 में आप घर लोगे? नहीं तो 50 की उम्र में देखेंगे उस टाइम क्या इक्वेशन बनता है। अगर मेरी अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स अलाउ करेगी तो मैं डेफिनेटली घर ले लूंगा। वॉरेन बुफे का एक स्टेटमेंट मेरे मन में बैठा हुआ है कि रिश्ते तब लंबे चलते हैं जब अपेक्षाएं कम होती हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मैं हमेशा कहता हूँ ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाने की सोचिए। कि तो ज्यादा मत कमाइए, आप ज्यादा देर कमाओगे तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कमा लोगे। सट्टा मत खेलिए, जस्ट बिकॉज इट इज वेरी वॉलेटाइल, सट्टा मत खेलिए। तो अब नॉर्मल हम अपने म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। जब लोग SIP करते हैं, एक रिपोर्ट आई थी एंड एम्फी ने कोई नंबर्स भी दिए थे कि 5 साल तक ना सिर्फ 11% या पता नहीं शायद 12% लोग उसमें रहते हैं, एंड कुछ रील्स में तो 2-3% ही कह रहे हैं। इज दिस ट्रू, नंबर 1? और अगर ऐसा है तो लोग इसका एडवांटेज क्यों नहीं समझ रहे हैं 5 साल के बियॉन्ड रहने का? और क्या हमारे में वो पेशेंस है ही नहीं? हम बड़े एक्साइट हो जाते हैं जब हम ये कंपाउंडेड नंबर्स के बारे में सुनते हैं कि यार 10 साल में मेरा इतना X हो गया, ये हो गया, पर हम कोई रहना ही नहीं चाहता उतने साल तक, तो हाउ विल दे गेट दैट कंपाउंडिंग का बेनिफिट? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप और दो कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट्स है, कोई कह रहा है 10-11% लोग ही 5 साल के बाहर रहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ 15% भी लोग रहे हैं। 15 तो नहीं है, 15 तो डेफिनेटली नहीं है। आई थिंक दिस नंबर वुड हॉवर बिटवीन 3 to 10% के आसपास कोई नंबर होगा ये। आप एवरेज में 7-8% भी पकड़ लो कि 7-8% ही लोग हैं जो म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद 5 साल उसमें रहते हैं। मेरा ओपनिंग पोर्टफोलियो लास्ट ईयर वाज 4 crore rupees। ओके। एंड आई एडेड, मैं SIP करता हूँ करीबन 40 लाख रुपए की साल की, तो उस पर 40 लाख मैंने ऐड किया, एंड टुडे इट्स एट 6 crore rupees। ओके। ठीक है। हाँ। तो यानी मैंने 1,60,00,000 का गेन किया। राइट। और मजेदार बात ये थी कि जो जून का महीना था जब रिजल्ट्स आए थे 24 2024 में, that 1 month alone my mutual fund portfolio went up by 49 lakh rupees, अच्छा। which इसमें से 3-3.5 लाख मेरा निवेश होगा, बाकी सिर्फ ग्रोथ थी। तो 46 लाख रुपीज आप समझ सकते हो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उस अकेले महीने में ग्रो किया। एंड देयर आर मेनी मंथ्स इन दैट ईयर वेयर माय पोर्टफोलियो हैज ग्रोन बाय 30 लाख रुपीज अ मंथ, 30 लाख रुपीज अ मंथ। ठीक है। एंड इन अक्टूबर आई रिमेंबर आई वाज डाउन बाय 10 लाख रुपीज। अक्टूबर थोड़ा ओके। तो हाँ, प्रिसाइसली। नाउ अब आप सोचो, अब सुनने में तो बहुत ठीक लग रहा है। हाँ, अब मैं किसी नॉर्मल आदमी को बोलूं मेरा एक महीने में 10 लाख का लॉस हुआ, वो पागल हो जाएगा। बिल्कुल। सर आप खड़े कैसे हो, आपको परेशानी नहीं होती क्या आपको? पर जब मैं क्यूमुलेटिव देखता हूँ, कंसोलिडेटेड देखता हूँ, मैं देखता हूँ साल भर में 160 का प्रॉफिट मुझे मिला, और अभी तो मैं 9th ईयर ऑफ कंपाउंडिंग में। ठीक है। और 1,60,00,000 मुझे बना है, और इस 1,60,00,000 बनाने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है। यार हम लोग को 5 लाख रुपए महीना बनाना पड़े तो कितना टेंशन, कितना स्ट्रेस, कितना जॉब में मगज मारी, कितने पॉडकास्ट करने पड़ते हैं। मतलब चलो वो हमारे लिए व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए की तनख्वाह पे है, एक्सट्रीम एफर्ट है। बिल्कुल। एंड हियर आई एम एंड आई सी अ मंथ, एंड मुझे ऐसा लगता है मैं ना रेफरेंस पॉइंट्स को बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। मैं सोचता हूँ यार अगर एक महीने में 50 लाख हुआ है तो ये तो मतलब आगे जाके 1 करोड़ भी होगा किसी दिन, कि महीने भर में 1 करोड़ रुपए ऊपर हो रहा है, और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन तो 3-4 लाख ही था, बाकी तो ग्रोथ थी मार्केट की। तो हाँ, ऐसा भी होगा किसी दिन ये 20 लाख रुपए 15 लाख नीचे होगा। बट अगर ये ऐसे चलता रहा तो 10वें साल में तो कोई एक महीना होगा जब मैं बोलूंगा मेरा तो 1 करोड़ ऊपर हो गया, कोई एक महीना जब मैं बोलूंगा 2 करोड़ ऊपर हो गया, कोई महीना बोलूंगा 50 लाख नीचे हो गया। तो ये मेरी भी रेजिलियंस बिल्ड करता है। आई स्टिल रिमेंबर 4th of June माय पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स वाज डाउन बाय 30 lakhs इन अ डे, एंड जस्ट इमेजिन कि वही महीने में मैं 49 lakhs ऊपर हूं। अब ये मैजिक कब होगा? जब आप मार्केट में रहोगे तब होगा।
इसीलिए बस मैं बार बार क्यों मैं अपने नंबर्स डाइवर्ज करता हूं, नॉट टू फ्लेक्स, नॉट टू गिव एन ईगो, जस्ट टू गिव यू रेफरेंस पॉइंट्स कि ऑल दिस इज पॉसिबल। एक आम आदमी था, उसने भी ये पॉसिबल किया 8-10 साल के मेहनत से मार्केट में रह के, आप भी कर सकते हो। एक बात बता मुझे, अगर मैं लमसम डालूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट कम दिखता है? नहीं, तो मैंने एक बहुत डिटेल रिसर्च करी थी जी। कि अगर आप इरमटेरियल ऑफ द मार्केट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट रादर, आप कोई भी पॉइंट पे लमसम कर दो और उसी पॉइंट पे, सो फॉर एग्जांपल आपके पास 20 लाख रुपए है, राइट। ठीक है, अब 20 लाख का आप सोच रहे हो मैं लमसम करूं, थ्रेड करूं, लमसम है वैसा, ठीक है, ये माइंड में चल रहा है। तो 20 लाख रुपए को आप 2 पार्ट्स में करो एनालिसिस के हिसाब से, कि आज ही बिना सोचे समझे हमने डाल दिया, हमें नहीं पता आज का दिन था, हमने डाल दिया, हमने देखा भी नहीं, ठीक है, और यही 20 लाख को मैंने एक एफडी में रखा और उस एफडी में मैंने उसको अगले 7 साल, मैंने 7 साल का होराइजन पकड़ा फॉर एग्जांपल, 7 साल में टुकड़े टुकड़े में डाला। 7 साल के होराइजन में आपने कभी भी लमसम किया हो, लमसम का रिटर्न्स हमेशा बेटर होगा एज कंपेयर टू एसआईपी। अच्छा। यस, ये मैंने एनालिसिस करी हुई, डीप एनालिसिस करी हुई। कोई भी पॉइंट पे आप डालो पैसा, 7 साल वेट कर लो और उसी 20 लाख को आप एक एफडी में डाल दो और उसकी 84 एसआईपीज बना लो, बेस्ड ऑन उसका इंटरेस्ट एड ऑन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जिसे हम एसटीपी कहते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं जी। तो आपने सोचा है कि कोई XYZ म्यूचुअल फंड हाउस है, उस म्यूचुअल फंड हाउस का आप एक स्मॉल कैप फंड लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप उसी के लिक्विड फंड में पैसा डाल दोगे और हर महीने वहां से उठा के ट्रांसफर कर दोगे, सिस्टमैटिक ट्रांसफर मार दोगे। तो ये अगर आप करते हो एज कंपेयर टू उसी दिन इस पे फंड में पैसा डाल देते हो, एंड द होराइजन इज 7 years, यू विल मेक मोर मनी इन लमसम। कितना लगभग मोर होता है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर आपका फर्क एटलीस्ट 30 to 40% का आ जाता है, 30 to 40%? मिनिमम 30 to 40%। काफी फर्क है संजय। यस, यस। तो अगर इस पे मैंने वीडियो भी करी है YouTube पे वैसे। अच्छा, Yes, तो detailed अगर video। किसी के पास लमसम मनी है, 10-15 लाख रुपए हैं, तो वो बेटर है कि एक ही बारी में डाल दे फिर मार्केट में, क्यों? Horizon should be greater than 7 years। श्योर, अगर एसआईपी भी कर रहे हैं तो हम उतना ही समझ के चल रहे हैं कि 5 नहीं, साल अगर किसी का 3 साल का होराइजन है तो ना करे, तो ना करे। तो फंस सकता है, क्योंकि फिर ही कैन बी इन अ डाउन, ही कैन कैच अ, हम इसे कहते हैं कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, कि गिरती हुई नाइफ को आपने पकड़ लिया तो आपको चोट लगेगी। फिर प्रॉब्लम क्या होती है मार्केट में, लोग कोशिश करते हैं कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट करें, हमें मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना होता, हमें मार्केट को फॉलो करना होता है, हमें पीछे पीछे मार्केट के बस बैठ के जाना, क्योंकि मार्केट इज टू बिग, वी कांट फाइट विद द मार्केट। कि बोले नहीं नहीं, मैं परसों एक बंदे से मिला, उसने बोला कि मैंने ना इस पॉइंट पे जाके सोचा कि अब ये इतनी बड़ी कंपनी है और कितना गिर जाएगी, और बोला जब मैंने खरीदा उसके बाद वो 2000 पॉइंट और गिर गई। मतलब तू क्यों लड़ रहा है मार्केट से भाई, वो गिर रही है ना, उसका मन है गिरने का और सब गिरा रहे हैं, तो तू कौन होता है, तू अकेला आदमी। वो वॉरेन बफे कहते हैं ना, द मार्केट्स कैन रिमेन मोर इनसेन देन यू कैन बिकम रिमेन लिक्विड, यानी कि मार्केट का पागलपन बहुत देर चल सकता है, आपकी जेब खाली हो जाए उसके बाद भी चल सकता है, तो ये सब नहीं करने का। तो मैंने अब ये मोमेंटम फंड आइडेंटिफाई किया, जो हमारा एक इंडेक्स ही है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50। निफ्टी 500 मतलब हमारे देश की टॉप 500 कंपनी, उसमें से हर 6 महीने में कौन सी 50 कंपनी मोमेंटम पकड़ के बैठी है। उसमें स्मॉल कैप भी हो सकती है, मिड कैप भी हो सकती है, लार्ज कैप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट है मोमेंटम 50। एंड लेट मी टेल यू, द इंडेक्स वाज फॉर्म्ड इन 2005, एंड इफ यू वुड हैव पुट 1 लाख इन दैट इंडेक्स, अगर आप निफ्टी 50 में 1 लाख डालते तो आज वो 16 लाख होता, उसमें 1 लाख डालते वो 76 लाख होता। इतना बड़ा फर्क, कंपाउंडिंग लगती है, इंक्रीमेंटल रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, 5-6% का ही होगा, पर ड्यूरेशन 20 साल हो गई ना, तो 16 का 76 हो गया। आपने कहीं आई थिंक किसी अपनी शायद वीडियो में ही बात करी हो कि कुछ ऐसे SWPs है 2025 में जिसको आप कर सकते हो, यू नो, एंड यूज इट फॉर विड्रॉल। वो कौन से, मतलब आप कुछ देखिए, मैं 2025 SWP का ना आपको रूल बता देता हूँ, बहुत सिंपल रूल है। SWP में जब भी आपके पास एक, देखिए SWP कब होता है, मेरे को लोग कहते हैं सर मेरे पास 5000 में SWP करना चाहता हूँ, तो उस मैसेज को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको समझा भी नहीं सकता मैं SWP होता क्या। SWP तब होता है जब आपने पेड़ बना दिया, उस पेड़ में से खाओगे। अब पेड़ बनाओ तो सही पहले। अब पेड़ बनाने का मतलब यार 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कुछ तो कॉर्पस हो आपके पास। अरे 10 लाख ही हो जाए, तब तो आप उसमें से खाओगे। तो पहले तो वो कॉर्पस होगा, तब SWP होगा। पॉइंट नंबर 1 ये ना, नहीं तो क्या हुआ है, SWP के चक्कर में सब लोग ने ना वो सोचा कि ये कोई फंड होता है जिसमें डालेंगे 5000 और 50,000 निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा हो सकता तो मैं अभी तक अल्ट्रा बिलियनियर होता। तो आपके पास जो भी फंड है, हमेशा ध्यान रखिए कि SWP भी आपको 20 साल के होराइजन में देखनी होगी। उसमें जो भी पैसा, समझे आपके पास 10 लाख है, तो आप जो है उसमें से 2 लाख रुपए आप लिक्विड फंड्स में मूव करिए या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में मूव कर लीजिए। ठीक है, उसमें आपका रिटर्न बनता है 6 से लेके 8% का। आप पहले 2 साल उनको खाइए या 3 साल उनको खा लीजिए, खत्म कर दीजिए। अब बचा हुआ 8 लाख जो है वो आपने इक्विटी में डाला हुआ है,
तो 10 लाख था, 2 लाख आपने लिक्विड फंड्स में डाल दिया, बचा हुआ 8 लाख आपने इक्विटी में डाल दिया। अब ये 2 लाख आपने 3 साल में कंज्यूम कर लिया। अब ये 8 लाख जो था फॉर एग्जाम्पल 2-3 साल में ये 10 लाख हो गया। फिर से आप 2-3 लाख निकाल लीजिए, फिर उसको खाइए आराम से, फिर आप इसको ग्रो करने दीजिए, फिर आ गया 3 खत्म हो गया। अब फिर तो इट्स लाइक ये आपका कुआं है, ठीक है, ये आपका कुआं है, बारिश आएगी पानी भरता रहेगा, आप अपनी 10-12 बाल्टी रख के घर रख लो। पर हमें उसको भरना पड़ेगा। किसको? कुएं को भरने का कुआं पानी अपना भरेगा, वो टाइम देना पड़ेगा, बारिशें आनी पड़ेगी। आई मीन टाइम। हाँ, कभी सूखा भी आएगा तो 1 साल नहीं भरेगा, इट्स ओके, पर बारिश आएगी झमझम तो वो भर जाएगा। बट वी हैव टू रिमेंबर दैट एवरीबडी कैन नॉट फंड प्लान फॉर देमसेल्फ। सबको आता नहीं है फंड प्लानिंग करना, तो आपको हेल्प लगती है। फिर आपको डर रहता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप हर साल में उसका एनुअल वो भी चाहते हो कि भाई थोड़ा रिव्यू हो जाए फंड का, ये सब हो जाए। तो इस केस में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना चाहिए जो आपकी इस मामले में सब कुछ हेल्प कर सके। फिर आप टेक सेवी नहीं हो, आपको पता नहीं है रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है, ये सब कैसे करना है, कल को आपको लगता है भाई मैं चला जाऊंगा तो बच्चों को कौन देगा, कहाँ से वो बेचारे निकालेंगे, ये सब करेंगे, तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। अगर वो है तो प्लीज आप अपना एक कंसल्टेंट रखिए, डिस्ट्रीब्यूटर रखिए, वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, वो ले लेगा, जो भी डिफरेंस आएगा। बस मेरे को जो चीज लगती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और ये सब कि समटाइम्स बिकॉज इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हर म्यूचुअल फंड है ना सेम वो नहीं देता, कमीशन नहीं देता। कुछ म्यूचुअल फंड ज्यादा कमीशन देते हैं, कुछ कम देते हैं, और जो ज्यादा देते हैं ना वो जनरली हाई रिस्क होते हैं। तो कभी कभी नॉट एवरीवन बट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ऑप्टिमाइज देयर रिटर्न्स दे गिव यू फंड विच इज नॉट ट्रू टू योर गोल और ट्रू टू योर रिस्क प्रोफाइलिंग। अब जैसे अगर आप कहते हो भाई मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं लेना और वो आपको थीमेटिक फंड पकड़ा दे, तो यार ये तो मतलब गड़बड़ होगी ना। थीमेटिक फंड तो मतलब होता है कि बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फंड, सुपर हाई रिस्क फंड्स। अच्छा, ठीक है, कि जैसे आप बोलो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी नहीं पता ना इस साल तो अच्छा था, अगले साल क्या होगा, अगले 3 साल में क्या होगा, तो आप तो फंस गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। तो इसीलिए हर व्यक्ति, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी जा रहे हो तो थोड़ा एजुकेटेड हो जाओ, थोड़े राइट क्वेश्चनिंग पूछ लो, क्या ये मेरे गोल के साथ मैच करता है, क्या ये अगर मैं मेरे रिस्क प्रोफाइल के साथ मैच करता है, ये इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, रोलिंग रिटर्न्स कितने हैं, 4-5 चीजें। देखो आप इतने साल एजुकेशन लिया, अगर 1-2-3 घंटे आप पढ़ लोगे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, दैट्स योर लाइफ जर्नी, यू आर प्लानिंग योर लाइफ विद दिस, तो थोड़ा तो टाइम देना चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हो whoever asked this question, डायरेक्ट फंड्स में रिटर्न जरूर बेटर है, बट अगर आपको नहीं आता कुछ करना तो फिर वो शायद रिटर्न आपको मिले नहीं सके। फिर क्या, फिर देखो मैं डायरेक्ट फंड्स कैसे खरीदते लोग मैं आपको बताता हूँ। वो जाएंगे कोई ना कोई ब्रोकर ऐप पे, वो देखेंगे टॉप फंड कौन सा है, किसने 1 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया, वो खरीद लेंगे। अब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग मैं आपको बताता हूँ, जो फंड ने बेस्ट रिटर्न दिया है पिछले क्वार्टर में, देयर इज अ 75% चांस कि वो अगले क्वार्टर में बेस्ट में नहीं होगा। तो ये विनेबल गेम नहीं है। तो इसमें क्राइटेरिया कुछ और होते हैं। लोग पूछते हैं समृद्धि कि व्हिच इज द बेस्ट फंड, दैट इज नॉट द राइट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हिच इज द राइट फंड फॉर मी, मेरे लिए राइट चीज क्या है। अगर आपका विजन 3 साल का है और आप मैं बोलो संजय व्हाट इज द बेस्ट फंड, तो बेस्ट फंड तो कोई स्मॉल कैप होगा, पर आपका विजन 3 साल का, तो द राइट फंड इज नॉट स्मॉल कैप। द राइट फंड वुड बी लेट्स से सम हाइब्रिड और सम आर्बिट्राज हो गया या फिर सम लार्ज कैप हो गया, ताकि 3 साल का रिस्क आपका कवर हो सके। जब आप क्या होता है, देखो मार्केट मूव्स लाइक दिस, ठीक है, तो इफ यू गेट क्लोज टू द बॉटम्स परचेजेस, तो आपका रिस्क, आपका जो रिटर्न है ना वो बहुत अच्छा था। रिस्क लिमिटेड है क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर ऑप्शन की तरह ऐसा नहीं है कि मंथली एक्सपायरी है, आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। और इसमें जो बास्केट है उसमें हाई क्वालिटी स्टॉक्स है, इट्स अ बास्केट, इट्स नॉट अ सिंगल स्टॉक। तो इसलिए मैंने बोला कि इट इज अ बून टू द मैनकाइंड। काफी वो लग रहा है, परफेक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन लग रही है फॉर पीपल हु वांट टू बी एक्टिव, reduce their risk and want to generate a little bit alpha as compared to their alpha, जैसे मतलब हम कहते हैं कि more returns to from the standard, तो वो जनरेट करने का ये अच्छा एक तरीका है। अगर कोई भी अपने बजट में झांकेगा, कोई भी अपने स्पेंड्स में झांकेगा, और कोई व्यक्ति अगर 40-50 हजार रुपए कमा रहा है, मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो उसमें से 2,000 रुपए नहीं निकाल सकता। सबसे पहले होता है हमें कस्टमर प्रोफाइलिंग करते, तो ये हमें CFA में भी सिखाया जाता था कि आपको एक कस्टमर को प्रोफाइल करना होता है। एंड दिस इज एवरी बिजनेस, यू हैव टू प्रोफाइल योर कस्टमर, यू कांट बी सेलिंग एनीथिंग टू एनीवन। तो अगर एक कस्टमर प्रोफाइल है 60 की एज का, तो आई नो फॉर फैक्ट कि हिज ह्यूमन कैपिटल इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मतलब अब वो काम करके पैसे नहीं कमा सकता। तो जो उसके पास पैसे ना वो बहुत मूल्यवान है, तो उस मूल्यवान पैसे का 90-95% जो है बहुत सेफ जाएगा, थोड़ा सा पैसा डेल्टा जनरेट, अल्फा जनरेट करने में जाएगा। पर एक व्यक्ति 30 साल का है, तो डेफिनेटली उसके केस में हमारे पास ह्यूमन कैपिटल बचा है, वो अभी जॉब कर सकता है, अपनी इनकम को ग्रो कर सकता है, तो वहां ये रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा होता है आपका इनहेरेंट रिस्क टेकिंग। अब जैसे मैं काफी बिजनेसमैन को जानता हूं जो बिजनेस में तो बहुत भाई साहब अलग लेवल का रिस्क लेते हैं,
पर उनको म्यूचुअल फंड या इक्विटी में पैसा डालने बोल दो ना तो नानी याद आ जाती है उनको। बोले नहीं यार वो चुपचाप वहां पड़ा है ना, चाहे अकाउंट में 100 करोड़ भी ना पड़ो। बोले नहीं यार वो, बोले सर 100 का 10 आप ना डालना ही नहीं, उधर ही रहने दो। सो दे आर रेडी टू टेक इमेंस रिस्क विद देयर in their enterprise, but they are not ready to take even a rupee risk on their business, ठीक है? तो उनका पोर्टफोलियो जो है वो अलग बनेगा। So then on that sweet note, जो अभी आपने चीनी वाला एग्जांपल लिया, let's move on to the last part of the podcast, जो क्विक रैपिड फायर है जो हम हमेशा करते हैं। ठीक है। Let's see इस बार आपके रैपिड फायर में आंसर्स कैसे होंगे compared to last time। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, SIP और लमसम? As I said, lump sum if your duration is 7 years plus, SIP if your durations are 5 year odd. तो आपके लिए वेयर वुड यू इन्वेस्ट, अगर बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट? बेयर। पैसिव इनकम या एक्टिव ट्रेडिंग? पैसिव, नो एक्टिव ट्रेडिंग। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स? Bit of both, more of equity right now. डायरेक्ट या रेगुलर फंड? वो regular if you don't have any knowledge, and direct if you have knowledge. तो वर्किंग हार्ड या इन्वेस्टिंग स्मार्ट? Investing smart. Thank you so much संजय फॉर अगेन ग्रेसिंग समझे क्या, और इस साल का पहला पॉडकास्ट आपने किया है फिर से, तो आई एम होपिंग इसमें भी कुछ आप अपनी गुड लक चार्म लाओगे, यू विल गेट सम वेल्थ इन टर्म्स ऑफ व्यूज टू माय पॉडकास्ट एज वेल, एंड आई एम होपिंग, बट उससे ज्यादा आई एम होपिंग कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स और जर्नी समझ आए, क्योंकि देखो पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है, एंड सबको लाइफ में चाहिए और सबको अपनी लाइफ में इसको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। तो आई थिंक अगर ये जर्नी लोग समझ जाए इन्वेस्टमेंट की, और कहाँ करना है और कैसे करना है, थोड़ी सी नॉलेज भी उनको बहुत हेल्प करेगी, एंड देन समवन कैन हैंड होल्ड और उनको बहुत चीज़ें हेल्प कर सकती हैं।